आपका स्टॉक हैज गॉन अप मोर देन 100%. आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस क्वेश्चन. एज अ PSU CEO, आप कितना देखते हो स्टॉक प्राइस को? स्टॉक प्राइस तो ऐसा है कि जैसे ट्रेडिंग डे है तो मैं दिन में हमेशा 20 बार देख. ऐसा क्या हो रहा है इन द PSU स्पेस इन जनरल, राइट, विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग सो मच यूफोरिया कि एफिशिएंसी आ गई है सिस्टम्स में, गवर्नमेंट जहाँ पे बिजनेस कर रही है गवर्नमेंट नोज हाउ टू डू बिजनेस, वो सेंटिमेंट आ गया है. आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज़ है विच हैज गॉट दिस सेंटिमेंट इन द मार्केट? लेकिन सरकार ने एक टारगेट रख दिया कि रिटर्न टू शेयर होल्डर आपके किए जाएंगे कि आपका BSE का इंडेक्स क्या है, NSE का इंडेक्स क्या है और आपके शेयर प्राइस का क्या है. एक क्विक साइड बार टू एनालिटिकल राज फ्रॉम पॉडकास्टर राज. हम देखते हैं कि काफ़ी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. सो इफ यू डू लाइक आवर वर्क, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नाउ ऑन टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फर्स्ट यूनिकॉर्न चैट्स. सर, बहुत सारा आपका काम नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे भी डिपेंडेंट होता है, राइट? व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या होता है वो हमें इम्पैक्ट करता है. एंड फॉर एग्जांपल श्रीलंका में जो सब हुआ तो उससे जो क्राइसिस निकल के आते हैं वो इंडिया के ही क्राइसिस बन जाते हैं, राइट? तो जब आप लोग के, एंड आई एम स्पीकिंग कि SJVN इज़ अ मिनी रत्न, मतलब द गवर्नमेंट ऑल्सो वैल्यूज यू गाइज अ लॉट. तो जब आप ये बॉर्डर लेवल प्रोजेक्ट्स करते हो, हाउ मच डज नेशनल सिक्योरिटी एंगल्स काइंड ऑफ कम इन टू प्ले कि यार ये हमें करना है बिकॉज ठीक है, मे बी इट इज़ नॉट, इट कैन जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दिस थिंग, बट इट इज़ मोर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशन. डज दैट कम इन टू प्ले? डेफिनेटली सिक्योरिटी एंगल तो है, ये सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक बोथ. करेक्ट. डिप्लोमेटिक जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर हम वहाँ अच्छा कर रहे हैं तो वो इंडिया की इमेज बन रही है. SJVN अच्छा कर रहा है नेपाल में, तो दैट मीन्स वहाँ की जो एम्बेसी है वो अपने आप कहते हैं कि SJVN की वजह से अब हमारा रोल और हमारा इमेज, कंट्री का, भारत का इमेज इतना अच्छा बन चुका है. पॉलिटिकल एरिना जो भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन नेपाल, एवरी पार्टी वैल्यूज दैट. नेपाल में जो पॉलिटिकल पार्टी है दे वैल्यू आवर कंट्रीब्यूशन एंड आवर्स. जो दूसरी चीज़ें भी आप कहते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रहता है, हालांकि नेपाल के साथ तो हमारा इतना कोई ऐसा इशू नहीं है. दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे म्यांमार वगैरह में कई ग्रुप्स हैं या दूसरे इसमें हैं, लेकिन यहाँ भी जैसे नेपाल में भी पहले एक इमेज अलग था, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ आई थी कि प्रो किसी कंट्री के हैं, दूसरे के अगेंस्ट हैं हमारे से. लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट होने की वजह से एक कंट्री का इमेज जिस तरह बनता है और कंट्री की कार्यशैली और कंट्री जो कंट्रीब्यूशन, मैंने उनको एक चीज़ समझाई. जैसे सेकंड प्रोजेक्ट हमने लिया था, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था. सेकंड प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर का एक कार्यक्रम था और मैं स्टेज से बोल रहा था, और एक प्रोजेक्ट था उसमें थोड़ा डिले हो रहा था अलॉट करने में. तो मैंने उनको समझाया 2020 की बात, 21 की बात है. मैं कहा पहला प्रोजेक्ट जो आप ले रहे, हम बना रहे हैं अरुण 3 प्रोजेक्ट, इसमें हर साल आपको को 700 करोड़ इनकम होगी, नेपाल को आएगी, फ्री पावर एंड अदर बेनिफिट्स. और जिस तरह से हम दूसरा प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं जो छोटे इसका है, उससे कोई 500 करोड़ पर एनम जो है नेपाल को इनकम होगी. अगर आप अलॉटमेंट में डिले करेंगे, हमारी क्लियरेंसेस में डिले करेंगे, आपको भी बेनिफिट डिले मिलेंगे, आपके बेनिफिट्स डिले होंगे. अगर आप कमिट करें कि जल्दी कर देंगे, इस प्रोजेक्ट को बनाने में 15 साल लग रहे हैं, मैं अगले प्रोजेक्ट को 6 साल में बना सकता हूँ, 9 years इन एडवांस. और 9 years इन एडवांस मल्टीप्लाइड बाई 500 करोड़, तो 4500 करोड़ का एडिशनल बेनिफिट नेपाल को है. और जैसे ही वो फंक्शन खत्म हुआ, मैंने लेक्चर अपने कंप्लीट किया, उसके बाद उनके चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट जो होते हैं, वो मेरे पास आए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको इमीडिएटली बुला रहे हैं, उसे आपसे चर्चा करनी है, कहते हैं. तो उन्होंने वैसे समझा कि आप 4500 करोड़ कैसे कह रहे हैं. मैंने बताया उनको, पूरा मैथमेटिक्स बताया. तो उन्होंने इमीडिएटली जैसे रिकॉर्ड टाइम में हमारी DPR को अप्रूव किया, जिनको 3-3, 4-4 साल लगते तो 6 महीने में उन्होंने उसको अप्रूव किया. और भी जो अलॉटमेंट के प्रोसीजर थे, मैकेनिज्म थी, उसको एक्सपेडाइट किया. और उसी तरह भारत सरकार में भी हमारे यहाँ DPR की जो यहाँ क्लियरेंस कराते हैं
जो 3 साल लगते थे हमने 10 महीने में क्लियर करना है। तो ये चीज़ें वैल्यू करने वाली बातें हैं डिफरेंट कंट्रीज, उनको पता लग गया कि ये नेपाल के हित में है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ गए थे तो उन्होंने भी कहा कि हमारी कंपनीज इतना अच्छा कर रहे हैं, हम नेपाल को सपोर्ट करना चाहते हैं। जब उनके प्रधानमंत्री जी जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे तो प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया कि हम 10,000 मेगावाट की पावर नेपाल से इंपोर्ट करेंगे अगले 8 सालों में। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि 10,000 मेगावाट पावर अगर हम नेपाल से इंपोर्ट करते हैं, हमारी कंपनी वहाँ बनाएगी तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी होगी और उनका जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा और उनको जो अर्निंग्स हैं वो भी बढ़ेगी सारी 10,000 मेगावाट से। आपका एक प्रोजेक्ट 4,500 करोड़ अगर नेपाल जैसी कंट्री को ला सकता है, राइट? उनकी तो बहुत छोटी इकोनॉमी है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर जीडीपी, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वेलफेयर ऊपर जाता है। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि फॉर द गवर्नमेंट वाई मिनी रत्न इज लाइक SJVN आर सो वैल्यूबल, बट बाकी जो आपके पेयर्स हैं अदर PSUs, वो काफ़ी डरते हैं एक वर्ड से, वो वर्ड है प्राइवेटाइजेशन, राइट? आप बड़े सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं प्राइवेटाइजेशन टू द ऑडियंस एंड क्यों क्वाइट लाइक काफ़ी सारे PSUs उस चीज़ से फेयर भी करते हैं, बिकॉज अगर प्राइवेटाइज हो गई तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट खुद कहती है वेरी ऑफन दैट गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट शुड बी इन द बिजनेस ऑफ गवर्निंग। तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन एंड व्हाई डू सम PSUs fear it? इसमें स्नेल दिस हैज टू सेपरेट connotations और टू सेपरेट पॉइंट्स। एक तो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द सेक्टर, कि सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर आए वो काम करे, नॉट द गवर्नमेंट। Correct. और गवर्नमेंट PSUs। तो अगर हम भूतकाल की बात करें, पास्ट की, आफ्टर इंडिपेंडेंस तो प्राइवेट सेक्टर बड़े गिने चुने सेक्टर्स में था और मोनोपोली भी क्रिएट हो जाती थी, तो उनका प्राइसिंग अपनी मर्जी से चलता था। तो उसमें सरकार ने सोचा कि इस चीज़ को चेक करने के लिए पब्लिक सेक्टर को क्रिएट किया जाए, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। और डिफरेंट सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर क्रिएट हुए, पावर में भी, हैवी इंडस्ट्रीज में भी, दूसरे इसमें भी, और डिफेंस में तो है ही है कि अभी तक भी थोड़ा चला आ रहा था कि नहीं डिफेंस में सेंसिटिव इशू तो गवर्नमेंट ही अपने आप ही करे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम और ग्रेजुअली जैसे डेवलप होते गए और प्राइवेट सेक्टर भी आने लगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी रही कि नहीं हर एक चीज़ सरकार ही नहीं करे, इनएफिशिएंसी आ जाती हैं उसमें। और प्राइवेट सेक्टर आए उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है, नो हाउ भी ज़्यादा आएगा। तो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करना, उसमें एक चीज़ है जैसे ऑफलोड करती है सरकार। जैसे हम इसमें जा रहे हैं, लिस्टेड कंपनी होगी तो पब्लिक को कुछ शेयर बेच दिया, तो पब्लिक की पार्टिसिपेशन उसमें भी। लेकिन अभी बात सरकार का ये है कि नहीं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है कि मेजोरिटी शेयर सरकार का होना चाहिए। लेकिन कई जगह अब ये भी आ रहा है कि सरकार माइनॉरिटी शेयर में जाके मेजर पब्लिक शेयर में प्राइवेट को दे दिए जाए। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक बात है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहाँ नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली ये देखा गया है। पावर सेक्टर है जैसे मैं कहूँ, नॉट ओनली इंडिया, इन अदर यूरोपियन एंड अमेरिका आल्सो, ये पाइए कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि ऐसे सेक्टर में जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। प्राइवेट सेक्टर के पास उतना समय नहीं है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न के लिए वेट किया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ भी इंडिया में प्रोजेक्ट लॉट हुए थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट 2, 4, 5, 10, 15 साल बाद साल छोड़ के 99% चले गए, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। वो नहीं, इन्होंने 200, 400, 500, 1000 करोड़ खर्च भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना लॉस बियर कर लेते हैं, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पावर सेक्टर में, खासकर हाइड्रो सेक्टर में ये ऐसा रहा है। तो पब्लिक सेक्टर ही सक्सेसफुल रहा है। लेकिन पब्लिक सेक्टर को भी एफिशिएंट बनाने के लिए उसका कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर से जरूरी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन आल्सो। कि ऐसा नहीं है वाकई हम इन एफिशिएंसीज को ढोते रहें और
कंज्यूमर्स के ऊपर, लोगों के ऊपर उसका बोझ डालते रहें। तो पब्लिक सेक्टर को भी compete करने के लिए एक बेंचमार्क है, प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। हम भी कोई निर्णय लेते हैं, हमारे बोर्ड में भी प्रोफेशनली डिबेट डिस्कशंस होती हैं, तो हम भी कंपेयर करते हैं कि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में क्या बेंचमार्क है पर मेगावाट इन्वेस्टमेंट जो है या कॉस्ट जो है, एक्सपेंडिचर है, हमारा ज़्यादा आ रहा है, उनका ज़्यादा आ रहा है। पर मेगावाट एम्प्लॉय हमारे ज़्यादा पोस्टेड है या उनके ज़्यादा पोस्टेड है। तो हम ये करते हैं कि नहीं, हम भी पब्लिक सेक्टर के बराबर एफिशिएंसी लाएं। और ऐसा नहीं है, मैं एसजेवीएन के बारे में कहूँगा कि नॉट अमंग द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, लेकिन प्राइवेट के साथ भी हम compete करते हैं कि एफिशिएंसी के मामले में या मैन पावर प्रोडक्टिविटी पैरामीटर्स हमारे बेटर हैं उनसे। राइट। आई थिंक ये जो मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज थी 91 में, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, टू ओपन अप द इकोनॉमी, जब हमारे पास मेरे ख्याल से 14 दिन के फॉरेक्स रिजर्व्स बचे थे, हाँ बिल्कुल। आई थिंक उसका भी एक बैलेंस मेंटेन करना, जो आप कह रहे हो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 91 से पहले हम कम्प्लीटली क्लोज थे, सब कुछ गवर्नमेंट के पास था। नाउ अब हमारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं कि एफिशिएंसी कैसे लाएं, ताकि एफिशिएंसी होती है, कंपटीशन होता है, तो कंज्यूमर बेनिफिट करता है। कंज्यूमर बेनिफिट करता है तो एक वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाती है स्पेंडिंग की, राइट, जहाँ पे पूरा देश ही प्रॉस्पेरिटी के पाथ पे जाता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये PSUs और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ये है कि अज्यूमिंग कि द नेक्स्ट गवर्नमेंट व्हेन दे कम टू पावर, द BJP, आपको लगता है कि कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्राइवेटाइज और हो सकते हैं अभी जो PSUs है? अगर हम स्टडी करें, अगर एज ए स्टूडेंट मैं मान लूँ कि मैं इकोनॉमी को स्टडी कर रहा हूँ और पब्लिक पॉलिसीज़ को स्टडी कर रहा हूँ या देखता हूँ, और समय की मांग भी है। सरकार ने तो डिफेंस में भी प्राइवेट सेक्टर को लॉक कर दिया, और होना भी चाहिए। कब तक हम ये करते रहेंगे पब्लिक सेक्टर ही उस चीज़ को बनाएगा? प्राइवेट सेक्टर भी, हाँ, उसमें कंडीशंस आप रख दीजिए जो भी हैं, जो आप लगता है कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द नेशन शुड नॉट बी कम्प्रोमाइज, तो प्राइवेट भी आप एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करें, नॉट एज एन इन्वेस्टर और एज ए डेवलपर। करेक्ट। तो वहाँ होना चाहिए। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी में कई सेक्टर हैं इंडिया की, जैसे मैं पावर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हमारी ग्रोथ जिस तरह से प्रोजेक्टेड है, सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, IMF है या दूसरी एजेंसीज हैं, उनको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी अब वो डबल डिजिट तक ग्रोथ रेट में भी जा सकती है, क्लोजर टू दैट है 7, 8, 9%। तो आने वाले टाइम में, और जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है और जिस रेट से इंडिया ग्रो कर रहा है, हमें सभी सेक्टर्स में ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ों की। एनर्जी है, एनर्जी में अगर हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन देखा जाए तो 1290-1292 यूनिट पर कैपिटा है, वेयर एज की वर्ल्ड की एवरेज 3500, और जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी 13-14,000 यूनिट्स किलोवाट आवर पर ईयर है। तो उसको मैच करके, वर्ल्ड लेवल को मैच करने के लिए जो एवरेज है उसको भी हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा। 3 टाइम्स करने तो कितनी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ग्रो करने की। तो ओनली प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है, पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता है, मिक्स ऑफ बोथ दी फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट एक रेगुलेटर बने और उस चीज़ को, ग्रोथ को इंसेंटिवाइज करने के लिए या और आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ ऐसे बनाए, और टाइम टू टाइम सरकारें बनाती रही हैं। इसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर जो है इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर भी अभी अंडर डेवलप्ड है। आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी जिस तरह से और ज़्यादा ग्रो करेगी तो फाइनेंशियल सर्विसेज है, सर्विस सेक्टर और बढ़ेगा। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो तो है ही है, कितनी पॉपुलेशन 140 करोड़ के करीब है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है इसके है। तो सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अभी कई चीज़ तो हम इम्पोर्ट करेंगे, और सरकार ने जो निर्णय लिया है कि मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के रिजल्ट भी आ रहे हैं कि हमारे इंटरनल ग्रोथ बढ़ रही है। और यहाँ लेकिन उस चीज़ के लिए ज़रूरत है स्किलिंग अप की, मल्टी स्किलिंग, अप स्किलिंग इस करने की। तो जो हमारी पॉपुलेशन है और यंग लोग अभी ज़्यादा हैं, इनको स्किल करने का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ज़रूरत है, आवश्यक। स्ट्रक्चरल गैप्स जो है हमारे, जो जिनको कहते हैं ना कि फाइनेंशलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, स्किलिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो वो लिटिल गैप्स हैं जो पूरे नेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती हैं। मैं एक पॉइंट पे टच अपॉन करूँगा, विच इज़ अभी यूक्रेन रशिया वॉर हुई, उसमें समहाउ
हम बीच में पड़ गए इन द सेंस दैट कि बिकॉज वी गॉट अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम द वर्ल्ड कि वी वर taking a position, so to say, and that was because हमारी energy security की कोई requirements थी, right? At this point in time, I think आप थोड़ा सा इस पे लाइट शाइन कर सकते हैं कि वो जो अभी इस पॉइंट पे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थी फ्रॉम ऑयल एंड गेटिंग दैट फ्रॉम सर्टेन नेशंस एट अ सर्टेन प्राइस, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन जाएगा, हमारे लोग सफ़र करेंगे और वो हो नहीं सकता. एट दिस पॉइंट इन टाइम रिन्यूएबल्स और क्लीन एनर्जी के लिए आप थोड़ा सा और हमें इंसाइट दे सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है सो दैट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी गोइंग इनटू द नेक्स्ट ईयर्स ज़्यादा हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए. एक तो सर पहले जो रशिया यूक्रेन वार में कंट्री ने वाकई ही अपने जिसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक जिसको कहें कि स्टेप्स जो लिए हैं बहुत ही काबिल तारीफ़ रहे हैं कि ऐसे इसमें भी हम वो क्रूड ऑयल ले भी रहे थे डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम सम ऑफ द बिग पावर्स कि आप कैसे ले रहे हैं, हमने उस चीज़ को फिर भी रखा. और जो हमारा इंटरनेशनल स्टेचर जिसे बन चुका है हमारे नेशनल लीडरशिप का कि सभी इस चीज़ को वैल्यू करते हैं और हमारी इम्पोर्टेंस भी समझते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा मैनेज हुआ. एनर्जी सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं कि रेन्यूएबल की, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 1 सन 1 ग्रिड, और ये अगर होगा तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि नेचुरल रिसोर्सेज सोलर इसमें है, हम आगे बढ़ सकते हैं. एक सोलर अलायंस भी बनाया, उसमें इंडिया लीड भी कर रहा था. और इसमें इतनी कैपेसिटी है सोलर एनर्जी की, लेकिन ज़रूरत थी कि टेक्नोलॉजी कैसे नई लाई जाए और उससे इसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की जाए. आज से 10 साल पहले सोलर की अगर कॉस्ट निकाली जाती थी तो 15 रुपीज़ पर यूनिट पड़ती थी. और जैसे ही इंडिया ने अपने डोर्स एंड विंडोज़ खोले इस चीज़ के लिए कि नहीं हम इसके ऊपर बढ़ावा देंगे, और अपने टारगेट्स इतने अपस्केल कर दिए कि 20,000 मेगावाट से 1 लाख मेगावाट कर दिया सोलर का उसी पीरियड में, और इंडिया ने काफ़ी हद तक उसको अचीव भी किया. तो पूरी वर्ल्ड, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पर है, करेक्ट, तो वो इतना सस्ता हो गया कि 2 रुपये 2.5 रुपये पर यूनिट, जो 15 रुपये से 2 रुपये 2.5 रुपये तक आ गया. लेकिन इसने एक एनर्जी सेक्टर में चैलेंज भी पुलिस किया. राइट. चैलेंज ये था कि सोलर और विंड की जो एनर्जी है वो इंटरमिटेंसी है उसमें, कि क्लाउडी डे होगा या नॉन विंडी डे होगा तो ये एनर्जी नहीं जनरेट होगी. जैसे मानसून सीजन रहता है तो क्लाउड्स होते हैं. तो हम क्या करें, ग्रिड बैलेंसिंग की, कि हमने जो सिस्टम बनाया है ग्रिड और ट्रांसमिशन का, अगर उसमें से इसमें 70,000 मेगावाट से अधिक सोलर है, अगर एक हफ्ते के लिए सोलर पावर प्रोड्यूस नहीं होती तो इतने हमारे कंज्यूमर है तो क्या होगा. तो और रात को सोलर पावर प्रोड्यूस नहीं होती, स्टोरेज की सिस्टम अभी कॉस्टली है. तो उसके लिए एक बैलेंसिंग अप्रोच जो है कि हम थर्मल को पहले जो रेलीगेट कर दिया था बैकग्राउंड में, उसको भी कहा कि नहीं इसकी भी ज़रूरत है. और हाइड्रो में स्टोरेज प्रोजेक्ट या हाइड्रो के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट या पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इनको बढ़ावा दिया जाए. सरकार ने पॉलिसीज बनाई इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए. राइट. लेकिन हाइड्रो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें टाइम टेकिंग है, तो उस चीज़ के लिए सरकार टाइम टू टाइम पॉलिसी बनाई कि टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट जल्दी बनने चाहिए. और बड़ी मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी पीएमओ लेवल, मिनिस्ट्री लेवल इससे हो रही है कि कहाँ कहाँ कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई इंटर मिनिस्ट्रियल इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व होने चाहिए. तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम हाइड्रो, सोलर, विंड, थर्मल से करते हैं. दूसरा ऑयल सेक्टर है. ऑयल सेक्टर क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं. तो जितना हम ये सोलर, विंड, थर्मल इसको बढ़ाएंगे और ये ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. करेक्ट. जो इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का. इस टॉपिक पे आपकी मिनिस्टर जयशंकर से बात हुई है कभी? पूरे इस पे तो नहीं हुई, उनका अलग से जैसे भूटान या नेपाल का मॉनिटर करते हैं तो उस मॉनिटर करने तक ही सीमित रही है वो चर्चा उनके साथ. आपका क्या इंप्रेशन रहा जब आप पहली बार फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से मिले? नहीं, वो तो उनका भी डिसीजन मेकिंग इज क्वाइट फास्ट. राइट. व्हेन देयर इज क्लैरिटी इन द डिसीजन मेकिंग. उनकी भी वेरी सिमिलर स्टोरी जैसे वो मोदी जी से मिले. सो एनीवे, मैं थोड़ी सी गियर शिफ्ट करूंगा हमारे लास्ट फेज के लिए. आई नो वी आर शॉर्ट ऑन टाइम.
SJVN एज अ शेयर होल्डर्स डिलाइट बुलाऊंगा मैं इन द लास्ट 1 year, राइट? आपका स्टॉक हैज़ गॉन अप मोर देन 100%. और बहुत सारे जो प्राइवेट CEOs होते हैं और पब्लिक कंपनीज, उनकी हमेशा आँख रहती है स्टॉक प्राइस पे. एज अ आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस क्वेश्चन. एज अ PSU CEO, आप कितना देखते हो स्टॉक प्राइस को, कि आपके यही फोकस होते हैं कि हमें अपने विजन कंप्लीट करना है, और ठीक है स्टॉक प्राइस इज अ बाय प्रोडक्ट. वुड लव टू हियर कि आप कैसे देखते हो स्टॉक प्राइस को. स्टॉक प्राइस तो ऐसा है कि जैसे ट्रेडिंग डे है तो मैं दिन में वैसे 20 बार देखता हूँ. आप देखते हो? वाह. यस, 20 बार देखता हूँ. 20 बार में उसका ट्रेंड पैटर्न उसको भी स्टडी करता हूँ और किस चीज़ से इम्पैक्ट होता है. मैं ये भी जान गया हूँ, जैसे अब इतना पहले तो दो आई एम नॉट ए फाइनेंस पर्सन, लेकिन कंपनी को हेड करते करते 6 साल पता लग गया है कि कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं चीज़ों को. राइट. तो जो इन्वेस्टर हैं, मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, लिस्टेड कंपनी है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? मैं उसको रिटर्न या उसकी शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ाऊँ तो ही करेगा ना. करेक्ट. मैं अगर आज 1 लाख रुपया लगाता हूँ, कोई शेयर होल्डर लगाता है तो चाहता है कि मैं दूसरा ऑप्शन उसके पास बैंक में रखने की है या किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लगाने की है. अगर मैं उसको बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट रिटर्न और सिक्योर रिटर्न प्रोवाइड करूँ तो वो मेरे पास लगाएगा. तो उस चीज़ को करने के लिए पहले तो मेरी जिसको कहूँगा कि ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ, और वो विजिबल भी होनी चाहिए पब्लिक में. जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट, इसमें 16 प्रोजेक्ट 4,500 मेगावाट के विद इन 1 year कमीशन होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं. और लिस्टेड कंपनी है, सब कुछ पता है लोगों को. और उनमें अगर कोई डिले भी होगा किसी रीजन से, विल बी इन मंथ्स, नॉट इन ईयर्स. राइट. तो लोगों को पता है, इन्वेस्टर्स को भी पता है, शेयर होल्डर को भी पता है, अदर स्टेक होल्डर्स को भी पता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर को भी पता है कि ये कंपनी के फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग है. आने वाले टाइम में मेरी कैपेसिटी वाकई ही वो 2,000 से बढ़कर 5,000 मेगावाट होने वाली है. और अगले 3 सालों में तो मेरा प्रोजेक्ट, मेरे फिंगर टिप्स पे प्रोजेक्ट है, अगले 3 सालों में ये कैपेसिटी 12,000 मेगावाट हो जाएगी. वाओ. वंडरफुल. आपने हमें अभी बात करी थी कि द रीज़न प्राइवेटाइजेशन हैपन्स इज क्योंकि एफिशिएंसी इंड्यूस करना चाहते हैं हम सिस्टम्स में, राइट? और इस एफिशिएंसी का रीज़न, इस एफिशिएंसी ना होने की का बाय प्रोडक्ट वाज दैट कि PSUs की वैल्यूएशंस कम ही रहती थी. इट इज़ ओनली दिस ईयर, इन द लास्ट 12 months, जो बहुत लोगों के साथ, बहुत PSUs के साथ वो चेंज आया है. चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो SJVN हो. आपको क्या लगता है कि व्हाट हैज़ चेंज इंटरनली? कुछ चेंज हुआ है क्या? कि एटलीस्ट लेट मी, आई प्रीफेस दैट, काफ़ी टाइम क्या होता है कि द स्टॉक प्राइस डजंट शो जो अंदर ही अंदर काम हो रहा होता है बहुत सारी कंपनीज का, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट लाई, डेटा डजंट लाई, राइट? आज के टाइम पे मेरे ख्याल से वो HDFC बैंक के साथ हो रहा है. प्रॉफिट सब डबल हो गया, स्टॉक प्राइस हैजंट मूव. ऐसा क्या हो रहा है इन द PSU स्पेस इन जनरल, राइट, विच इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग सो मच यूफोरिया कि एफिशिएंसी आ गई है सिस्टम्स में, गवर्नमेंट जहाँ पे बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट नोज हाउ टू डू बिजनेस, वो सेंटिमेंट आ गया है. आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज़ है विच हैज़ गॉट दिस सेंटिमेंट इन द मार्केट? यस नील, इसमें अगर मैं बताऊं आपको कि सरकार की पॉलिसी, जैसे सरकार हर एक PSU के साथ एक MOU करती है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि आपके इस साल के ये टारगेट. कुछ वर्षों पर, मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ, कुछ वर्ष पहले तक ये था कि एक स्टैंडर्ड टाइप वाले, स्टीरियोटाइप वाले टारगेट दिए जाते थे. लेकिन 2014 के बाद उसमें एक, जिसको कहे कि पैराडाइम शिफ्ट आया. तो उन्होंने कहा नहीं, जो लिस्टेड कंपनी है वो तो ये देखे कि आप रिटर्न टू शेयर होल्डर्स क्या दे रहे हैं. कई बार हम अपने बहाना लगाते थे, पहले मीटिंग में जाते थे, कहते थे कि नहीं जी हमारे हाथ में थोड़ी है ये चीज़. लेकिन सरकार ने एक टारगेट रख दिया कि रिटर्न टू शेयर होल्डर आपके किए जाएंगे कि आपका BSE का इंडेक्स क्या है, NSE का इंडेक्स क्या है, और आपके शेयर प्राइस का क्या है, आपकी मार्केट कैप कितनी बड़ी है, शेयर प्राइस कैसे बढ़ा है. तो हमने भी इस चीज़ को ढूंढा कि किस चीज़ से अगर हम काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं पता मैं क्या काम कर रहा हूँ. अगर मैं लोगों को नहीं बताऊँ कि मेरे 16 प्रोजेक्ट 4,500 मेगावाट के विद इन 1 year कमीशन होने वाले हैं, तो नहीं पता चलेगा. जो हमारी एनुअल रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, या सारी
प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, वो तो हिस्टोरिकल चीज़ों को दिखाती है, राइट, कि कितना पानी आया, कितनी बिजली पैदा हुई, क्या रेट था, मेरे को पैसे मिल गए, प्रॉफिट उसके ऊपर, लॉस जो भी है उसके ऊपर दिख रहा है, वो हिस्टोरिकल है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है कंपनी का, लोग अब ये देख रहे हैं इन्वेस्टर्स कि ये कंपनी 2000 से सीधा 5-6 हज़ार हो जाएगी एक साल में, और 3 साल में 12,000 मेगावाट हो जाएगी। तो इस कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है जो काम कर रहे हैं। अब वो लिस्टेड कंपनी होने के नाते जो है हर क्वार्टर के बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट्स जैसे बोर्ड में करते हैं, उन शेयर होल्डर के साथ, सेमी के साथ, सबके साथ शेयर करते हैं। मैं अपने आप इन्वेस्टर्स को या एनालिस्ट है उसको टेली कॉन्फ्रेंस से एड्रेस करता हूँ। तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो हम भी हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर कहते हैं कि हमने ये कर दिया, ये करने जा रहे हैं, लेकिन नो वी कम टू नो व्हाट द इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर और एनालिस्ट वांट टू नो। उस हिसाब से हम अपना भी तैयारी भी उस हिसाब से करते हैं कि हाँ, प्रोजेक्ट अगर हमारी किट्टी में होंगे, दिखाने वाले होंगे, हम बताते हैं कि पिछले जब क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट्स हुए थे तो ये स्टेटस था इस प्रोजेक्ट का, अब ये स्टेटस है। कोई मुश्किल आई तो भी बताएंगे, ट्रांसपेरेंट है हम। कोई जियोलॉजिकल सरप्राइज आ गया, कोई और दिक्कत आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो वो भी हम शेयर करते हैं कि अब उसमें नहीं होगा तो 3 महीने लेट हो जाएगा। दे नो दे आर श्योर कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी हमारी इतनी है कि वी आर नॉट हाइडिंग इवन एन आयोटा ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द शेयर होल्डर। राइट, दिस इज अ वेरी इनलाइटनिंग आंसर, क्योंकि मैं हमेशा वंडर करता था कि ऐसा क्या हुआ है, राइट। PSUs में आप इंडिविजुअल कंपनीज को पकड़ सकते थे, PNB का ये लोन बुक बढ़ गई, ये बढ़ गया, एवरीथिंग इज गोइंग अप, बट देयर इज अ इंटायर पीस अराउंड गवर्नेंस एंड दैट इज हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट। सो दैट इज़ वेरी वंडरफुल टू हियर। मैं अब लास्ट की कुछ क्वेश्चंस पे आऊँगा हमारे, आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपकी बहुत ही वंडरफुल जर्नी रही है। आपका 30 किलोमीटर्स चल के जाते थे to getting to lead now what 30,000 crore market cap company, if I'm not mistaken, last मैंने जो चेक किया था। It's a wonderful journey from very tough times to where you are now. आज की generation now, not everybody faces those hardships in life, because वो होता है ना कि हम अपने ancestors के कंधों पे होते हैं, because our ancestors worked hard so that generation rose up, तो हमको वो हार्डशिप्स नहीं देखनी पड़ी। आपका क्या सजेशन होगा हमारी आज की जनरेशन के लिए कि हम वो हार्ड वर्क, जस्ट अ सजेशन दैट हाउ डू वी हैव टू कीप अप विद दैट हार्ड वर्क, क्योंकि हमें भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है इंडिया को। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो इस जनरेशन में, और क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हम लोग को इम्प्रूव करनी चाहिए? वुड लव टू हियर दैट। ये तो स्नेहिल मैं कहूँगा कि टू बी सक्सेसफुल इन एनी वेंचर, मैं कहूँगा चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में है, पर्सनल लाइफ में है, स्टडीज़ में है, स्टूडेंट लाइफ में है, किसी में नहीं, 4 चीज़ें हैं। मैं उसको शॉर्ट में कहूँगा PHPL। ओके, फर्स्ट इज़ प्लानिंग। कि कोई भी आप काम करने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, चाहे आप कंपनी में CEO हैं, कंपनी में डायरेक्टर लेवल पे हैं, CFO हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप घर में भी कोई आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी भी इसमें पहले तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्लियर प्लानिंग। आपको उसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और जो सराउंडिंग में है उससे एसोसिएटेड है वो प्लानिंग सबको क्लियर होने चाहिए। सेकंड, हार्ड वर्क। PHPL, हार्ड वर्क के बगैर कोई सक्सेस नहीं है। मैं कहूँ कि मेरी 5,000 या 25,000 50,000 मेगावाट हो जाएगी, तो बिना हार्ड वर्क के नहीं, आपको करना, अपने आप भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा और टीम से भी करवाना पड़ेगा। थर्ड इज प्रायोरिटाइजेशन। आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। मेरे पेपर तो मैथमेटिक्स में, मैं फिजिक्स की तैयारी कर रहा हूँ है ना, कि अपने एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करें, कि सबसे पहले कहें टाइम मैनेजमेंट भी साथ में है इसके, कि ये हार्ड वर्क के बाद प्रायोरिटाइजेशन ज़रूरी है। जो इमीडिएटली है उसको कितनी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद में उसको कम प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। एंड फोर्थ वन इज लक। 3 चीज़ें भी आप करते हैं, प्लानिंग, हार्ड वर्क, प्रायोरिटाइजेशन। फोर्थ वन इज लक। 3 चीज़ें लक के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आपको वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्या 25-30-40% शेयर लक का भी, मैं ये कहूँ। क्या एकदम वंडरफुल फ्रेमवर्क है। आई थिंक मैं तो बहुत यूज़ करने वाला हूँ इसको। मेरा फाइनल क्वेश्चन है आपके लिए। आप अगले साल रिटायर हो जाएंगे, यस, एंड आपने इतने साल SJVN में काम किया है। आई एम श्योर आप बहुत मिस करोगे इसको।
बट आई वुड लव टू हियर आपके आपने नेक्स्ट स्टेप्स क्या सोचे हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की लाइफ में, क्योंकि आपके पास इतनी वेल्थ ऑफ नॉलेज है, इतना सब कुछ आपने गेन किया है, तो उसके बाद क्या? 29 फरवरी 2024 तक तो SJVN के बारे में सोचता हूँ, उसके बाद में सोचूंगा, 29 फरवरी के बाद सोचूंगा। उसके बाद फिर से बैठेंगे हम, ठीक। फिर आपके प्लान्स फिर से सुनेंगे। बिल्कुल सर थैंक यू सो मच Thank फॉर बीइंग हियर। है तो सुनाया। आई होप आप अगली बार भी आएंगे हमारे पास। श्योर। थैंक यू।